तो मुख्तसर मुल्क के सियासी हालात का तज्जिया आपके लिए पेश करता हूँ। पाकिस्तान चल ही हम पे रहा है, हमसे तो उनको मोहब्बत नहीं है, हमारे वसाइल पे उनका कब्जा है और हमारे वसाइल के नाजायज इस्तेमाल से उन्होंने कुमकुमे जला रखे इस्लामाबाद के और लाहौर के माल रोड के। आई एम सॉरी बाबू। ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, हर वक्त घबराए हुए हैं। Why are we not secure and confident? Because we lack historical clarity. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसकी वजह यह है कि अब जब फैसला कर लिया आपने कि जो रियलिटी थी उसको छुपाना है, पर्दा डालना है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स होंगी वो कन्फ्यूजन पे बेस्ड होंगी और वो समत पाकिस्तान की डायरेक्शन आज तक तयन नहीं हो सका उसका। और जिससे भी पूछ लें तो उसका अपना ही विजन है पाकिस्तान का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू मामा लगना है, तेनू किਵੇਂ पता? मैं इनके साथ 15 साल बिता चुका हूँ। ये झूठ बोलते हैं यार, खुदा का खौफ करें। वो सहाफी नहीं है जो आपको डरा के न रखे। झूठ है कि इंडिया का कब्जा है जम्मू कश्मीर पे। इंडिया को तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद महाराजा हरि सिंह ने अपने रियासत बचाने के लिए बुलाया था, हमला तो पाकिस्तान ने किया था। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार, लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और, बिल्कुल ट्रेजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे मुंह के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का टेप लगा के हमारा मुंह बंद किया हुआ है, हमारी आंखों के ऊपर अल कुरान लिख के हमारी आंखों पे काली पट्टी बांधी हुई है, हमें किसी तरफ आने जाने ही नहीं देते। तो क्या से तरक्की होगी इस इलाके में? और पाकिस्तान कभी भी एक ढेले की तरक्की नहीं करेगा पीओजे में या गिलगित बल्तिस्तान में, सवाल ही पैदा नहीं होगा। अच्छा, कानूनी तौर पर हम सब भारतीय शहरी हैं, क्योंकि जो मुआहदा हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो पूरी रियासत का हुआ था, जिसमें ये इलाके भी शामिल हैं जिनको आप आजाद कश्मीर वगैरह कहते हैं। तो उस रूह से हम तो कभी पाकिस्तानी शहरी हैं ही नहीं, ना थे ना आज हैं। हम तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इंडियन सिटीजन हैं। प्यारी समझ गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और गरीब प्रांत होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलोच स्टेट को अपने अधीन कर लिया, जिससे एक लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह का उदय हुआ। तब से अब तक ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता और सशस्त्र अलगाववादियों के सैकड़ों अवैध हत्याओं की ओर इशारा किया है। स्थिति संसाधनों के शोषण और लोगों के अत्याचार के कारण बिगड़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की दुर्दशा के लिए भारत और ईरान को दोष दे रहा है। भारत और ईरान ने बार बार उनके दावों को खारिज कर दिया है। बलोच संप्रदायवादी ने क्षेत्र में बन रहे बुनियादी परियोजनाओं को विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जबकि नई नौकरियां अधिकतर बाहरी लोगों को मिल रही है, जबकि स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीएलए ने कई बार चीन को चेतावनी दी है कि वो बलोच संसाधनों को लूटना बंद करे, वो बलोच जनहत्या को करने में पाकिस्तान सेना को आर्थिक रूप से सहायता ना दे, मगर पाकिस्तान इन सब चीजों को मानने को तैयार नहीं। आज पाकिस्तान कहां पर है और हिंदुस्तान कहां पर, इस पर पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। As a society or as a state, why are we so insecure? हम किस चीज से डरे हुए हैं? ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, हर वक्त घबराए हुए हैं। Why are we not secure and confident? Because we lack historical clarity. उसकी वजह ये है कि मैंने अगर अपने बच्चों से झूठ बोला हुआ है कि बेटा तेरा बाप जो था ना वो डीसी लगा हुआ था पूरे शहर का, और था वो जो है वो बदमाश था कहीं का या इस तरह था, तो मैं फिर हर वक्त इस बात को लेके खौफज़दा रहूँगा कि ये बाहर जाके इन्वेस्टिगेट ना करे, किसी से पूछे ना। तो अगर मैंने पहले दिन से कहानी ही झूठ की बुनियाद पे रखी है तो मुझे हमेशा खौफ रहेगा कि सच का इल्म ना हो जाए। इसीलिए फाउंडर ऑफ द कंट्री पे PhD करना ही बैंड है। This is so ironic. Because if they got to know what he was like, yeah, so that would deconstruct the entire statist narrative. तो वो आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान हैज़ रिप्लेस्ड हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। तारीख को हटा के वहाँ पे अपनी मनपसंद आइडियोलॉजी फिक्स कर दी और कहा कि ये आपकी तारीख है जो 712 में शुरू हुई। पहला ID कार्ड तब नादरा ने दिया था उसको ना, कि हमें ये लगता है कि सेकुलरिज्म इज़ इक्वल टू एथिज़म। हमने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि यार ये मजहबी आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिज़म है, और इससे आप बच जाते हैं सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करने वाले बहरूपियों से, जो आपको बेवकूफ़ इस नाम पे बना लेते हैं कि हमें वोट दो जन्नत में जाओ। आम रिक्शों पर लिखा होता है, पार्टियों की तरफ से बैनर्स लगते हैं इस तरह के। 70 साल हमने इसीलिए मार खाई है कि वो किसी ने ज़िया ने आकर कहा कि वहाँ अफ़गानिस्तान में अपने भाइयों को बचाना है, डॉलर जेब में डाल लिया और वहाँ पे स्टिंगर मिसाइल मारते रहे जाके, और बाद में वही सारा गंद आपके इधर आया, रेफ्यूजी आया, ओपीएम आई, क्लैशनिकोव आई, अभी तक डील कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक डॉगमेटिक थिंकिंग है।
कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। उसमें देख लें वो ये खामोशी कहाँ तक किताब है जनरल शाहिद अजीज़ की, तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए क्योंकि आपने माने ही नहीं ये हमारे बंदे थे। इनफैक्ट फुटेजेस भी हैं यूट्यूब पे वेयर सरेंडर कर रहे हैं दोनों तरफ की। इंडियन आर्मी जो है दफन कर रही है जी 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 उन लोगों को। तो वो इसीलिए कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये डॉगमेटिक थिंकिंग का इतना बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम। वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज़्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज़ क्या है इंटरनेशनली। $1 अरब IMF से नहीं मिल रहा तो आपकी स्टेट जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है। किम कार्डेशियन के पास ज़्यादा पैसे हैं देन 24 करोड़ लोग जिनकी जो हमारी डिमांड है। ऐसे इट इज़ सो शेमफुल। आई मीन उसको लाइक people don't even respect her intellectually. Yeah. Even then she has more money. Yeah. तो वो ये है कि सेकुलरिज्म से ख़तरा इसलिए है कि फिर 90s के बाद से सर्टन जमातों ने भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया और ये इंश्योर किया कि सेकुलरिज्म को कि उर्दू में मतलब जो है ना वो कुफ्र बन जाए। जमीयत उलमा हिंद कहती है सेकुलरिज्म के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेंगे जब तक वो प्रोटेक्ट करना है उसको हमने। यहाँ कहते हैं उसके खिलाफ आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और पार्टी एक ही है। व्हाट डिड इंडिया डू सो डिफरेंट शुरू में ही कि उनकी सिमत अलग निकल गई और हमारी तो आपने जैसे बताई। व्हाट डिड दे डू सो डिफरेंट? इंडियंस को ये पता था कि ये कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो 7000 साल पुरानी तहजीब है और हमारी ये वैल्यूज़ हैं। फिर नेहरू के आइडियाज़ भी क्लियर थे कि सेकुलर रियासत होगी। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये ज़ुबान बोलो और ये ना करो। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए कहा कि उर्दू बोलनी आइंदा से, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद को भी नहीं थी आती। तो खैर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी है कतई नज़र इससे कि उसका मज़हब, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या है। बेशक रेसिज्म वहाँ पर अभी भी है और अब भी हो रहा है सारा कुछ। अब तो खैर एक डायरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी। लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना जो यहाँ पर 73 तक नहीं आ सका। उससे पहले जो आया वो तो मजाक था क्योंकि वो मार्शल लॉज के दौर में आता रहा। गैर जमाती इलेक्शन होते रहे। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया जो फाउंडिंग फादर की बहन थी। तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है। दूसरा सिविलियन सुप्रेमेसी इसीलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उसके जो लीडरान थे उनकी आवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लीगर्स की नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब तो लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना कहाँ है, करना क्या है। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि अब क्या करें, ये बना लिया है अब। हाँ, इवन जिन्ना साहब का अपना घर जो मालाबार हिल्स वाला था हिंदुस्तान में, वो उन्होंने कहा कि मैं आके गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारा करूँगा। ये बताता है कि उनका ये विज़न नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार, लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और, बिल्कुल ट्रैजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल। तो एक तो ये है कि वहाँ पर एक सिविलियन एजेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई, वडेरे की ताकत को तोड़ दिया गया। वहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो बादशाह थे या प्रिंसेस थे उन्हें कहा गया कि भाई इलेक्शन लड़ो। यहाँ नहीं हुआ। यहाँ ये कहा कि तुम जिसे नॉमिनेट करोगे उसे पार्लियामेंट में ले आएंगे। और प्रिवी पर्स कहते हैं जिसमें रियासत ने उनको तनख्वाह देना शुरू कर दी कि साल के इतने पैसे मिलेंगे, आराम से बैठ के खाओ। तो उसका हल ये है, उसका रिज़ल्ट ये है कि आज तक बलूचिस्तान में चले जाएँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सवात की स्टेट थी, गिलगित की स्टेट थी, उसको इस तरह अपने प्रिंसली स्टेट के तौर पर ही रखा। कॉलोनियल हैंगओवर उससे निकले नहीं। हिंदुस्तान ने ये नहीं किया, ताकत तोड़ दी वडेरे की और मोनोपोली तोड़ दी। तो वो एविडेंट है उसके बाद से। और उसके बाद फिर जब हर चीज़, एक गाड़ी एक फंक्शन कर रही है वो सही, तो ऐसा नहीं होता कि इंजन उठ के पीछे लग जाए उसका। वो एक ऑर्डर में चलती रहती है। हमारा तो था ही नहीं ना। तो इसीलिए वो शुरू से दे कट टू साइज द मिलिट्री एज वेल। और आज भी वो मारुति सुजुकी में चीफ आता है उनका और डिफेंस मिनिस्टर से डरता है वहाँ पे। तो किसी की मजाल नहीं है कि वो सोच भी सके सिविलियन के अगेंस्ट कोई बात करने का वहाँ पे। तो वो जो डेमोक्रेटिक ईथोज़ हैं वो आपको अभी भी दिखाई देती हैं। और लोग कहते हैं मोदी आके सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो रियासत के इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रंप आके चला गया, अमेरिका वही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तगड़ा है आपका, सिविल सोसाइटी तगड़ी है
और contract सोशल कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा है, तो कोर्ट्स काम कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। और वहाँ नज़रिया ज़रूरत नहीं हुआ जो यहाँ पर हो गया, जस्टिस मुनीर साहब के अंडर के गवर्नर जनरल बना दिया आपने। मतलब जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बने और नेहरू साहब वज़ीर आज़म बने, तो वो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पहले दिन से प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसको एक्सेप्ट करना बहुत तल्ख है, लेकिन लोग करते हैं। आज यूके के अंदर चर्चिल पे खुल के तनकीद होती है, लोग उसके मुजस्मे तोड़ देते हैं, जिसने दूसरे जंग अजीम में हिटलर से बचाया। हिंदुस्तान के अंदर भी एक ग्रुप है जो गांधी साहब के अगेंस्ट गॉडसे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने क्यों बात कर दी किसी के अगेंस्ट, ये पूरी दुनिया में होता है। और वही बात कि खौफज़दा होंगे तनकीद से तो नहीं चलेगा काम। तो ये वो रियलिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करेंगे तो शायद रिफॉर्म आ जाए।